हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी पूनमलाल दहिया बुक की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पैलियोलिथिक एज को देख लिया। इस लेक्चर में हम लोग मेसोलिथिक एज से स्टार्ट करते हैं। मेसोलिथिक एज में अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, दिस इज़ द एज विच इज़ द एज ऑफ हंटर्स एंड हर्टर्स। हंटर्स हंटिंग करके एनिमल्स को मार कर उनको खाएंगे, वो तो हो गए हंटर्स। हर्डर्स क्या बता रहे हो श्रेया, क्या होता है? हर्डर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली गाय भैंस भेड़ बकरियों को क्या करते हैं, चरवाने लेकर जाते हैं, राइट? एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो जो मेसोलिथिक एज है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज को रिप्रेजेंट करती है इन द स्टोन एज कल्चर। कैसे? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये जो जर्नी है ना हमारी पैलियोलिथिक एज से लेकर नियोलिथिक एज तक जाने की, बीच में मेसोलिथिक एज है। इस लाइट एज से इस एडवांस स्टेज तक जाने के लिए बीच में रास्ता है मेसोलिथिक एज, ठीक है? दोनों मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर जो हैं, दे बिलोंग टू द होलोसीन एरा। आप तो जानते हो उसके बारे में। प्लीस्टोसीन एरा के बाद जो आया अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक टर्म देख लेते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत में दे रखा होता है ना, वैसे ही आप यहाँ पर भी देख लो। ये दे रखा 5th नंबर, ये आपको पेज के उसी सेम पेज के एंड में मिल जाएगा। जो मेसोलिथिक टर्म है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मीजो एंड लिथिक। ग्रीक में मीजो का मतलब होता है मिडल एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी कि कौन सी स्टेज हुई? मिडल स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज कौन सी होती है? पैलियोलिथिक। और न्यू स्टोन एज किसको कहते हो? नियोलिथिक। तो जो मेसोलिथिक एज है प्री हिस्ट्री के अंदर, इसको आप कह सकते हो एज मिडिल स्टोन एज। अब वो क्या बोल रहा था, ये मिडिल स्टोन एज कौन से एरा की है? होलोसीन एरा की। इस एरा में क्या हुआ, जो टेम्परेचर था वो बढ़ने लगा। अच्छा, प्लीस्टोसीन एरा में क्या होता था ये बताओ? प्लीस्टोसीन एरा किसके साथ एसोसिएटेड है? आइस एज। अब होलोसीन में क्या होगा, वो आइस एज अब थोड़ा सा मतलब सबसाइड कर रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट आगे चलकर गर्म हुआ, बर्फ़ें पिघलने लगी, कुछ चेंजेस आने लगे फ्लोरा एंड फौना में और वेरियस स्पीशीज़ के इवोल्यूशनरी फीचर्स में। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका मतलब आज की जैसी ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन हाँ मतलब जो है एज कम्पेयर टू आइस एज ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हो गई। एंड ह्यूमन ग्रुप्स बिकेम हाईली मोबाइल, दे बिकेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अलग अलग इको जोन्स वो ऑक्यूपाई करके रहने लगे। ये इको जोन का मतलब कुछ नहीं होता, अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी, जैसे कुछ लोग प्लेन रीजन्स में रह रहे थे, कुछ प्लेट्यूज में रह रहे थे, कुछ अलग अलग कंट्री में कोस्टल रीजन्स में रह रहे थे, कई लोग माउंटेनियस रीजन्स में रह रहे थे, कई लोग रिवर वैलीज के पास रह रहे थे, ये सारी चीज़। ओके, समझ गए? सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आप इनका एरा आपको पहचानना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला, जो पैलियोलिथिक एज है वो प्लीस्टोसीन एरा के साथ एसोसिएटेड है, आइस एज, लेकिन मेसोलिथिक एज किसके साथ एसोसिएटेड है? होलोसीन एरा के साथ, जहाँ पर ठंडक थी उतनी या गर्मी होने लगी? गर्मी होने लगी। तो वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ मेसोलिथिक एज वाज द रिडक्शन इन द साइज ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड टूल टाइप्स। जो अलग अलग प्रकार के जो टूल होते थे उनके साइज के अंदर रिडक्शन आने लगी। इतने बड़े अब वो नहीं बनते थे,
हंटिंग वगैरह करने के लिए या अलग अलग काम करने के लिए इंसानों ने अब क्या करा, जो एक तो शेप जो इरेगुलर होती थी वेरियस टूल्स की, वो अब बेसिकली माइन्यूट, शॉर्ट, शार्प, पॉइंटेड एंड प्रिसाइज होने लगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स, वेट, टेक्सचर। वजन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना किसी भी टूल की। सौ किलो की तलवार उठाकर आप किसी एनिमल के साथ लड़ सकते हो? जब तक पता चला आप तलवार ही उठाते रह गए, उसने ख़त्म कर दिया आपको। आपको पता होगा ये इस टाइम पर जो एनिमल स्किन्स होती थी, एनिमल हाइट जो होते थे, उनसे कपड़े बना लेते थे। जैसे शेर की खाल है, उससे कुछ ना कुछ चीज़ बना ली लपेटने के लिए, ताकि अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर सकें। राइट, ये हमने पढ़ा था हमारी बेसिक हिस्ट्री वगैरह की बुक्स में, मैंने आपको दिखाया था। अब ऐसा काम करने के लिए आपको नहीं लगता इनको नीडल की ज़रूरत है, सुई की ज़रूरत है? अब वो बहुत बड़े बड़े जो पत्थर जो होते थे, ये उसको थोड़ी ना यूज़ करेंगे जैसे कि पैलेलिथिक एज में होते थे। वो तो फिर पूरी की पूरी जो एनिमल हाइड, एनिमल स्किन को ये जो लेकर आए तो बेकार हो गई फिर फर जो है किसी भी एक एनिमल का। पेड़ की छोटी छोटी डाल और जो टहनियाँ हैं वो तो हो गए धागा की फॉर्म में, लेकिन अब एक नीडल भी तो चाहिए। तो उसके लिए माइक्रोलिथिक जो टूल्स थे वो बहुत काम आते थे। तो मेसोलिथिक एज के साथ एसोसिएटेड है इस एज के जो कैरेक्टरिस्टिक टूल जो डेवलप हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है, वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स को हम लोग कहते हैं मिनिएचर स्टोन टूल्स। तो याद रखना, M से M, मेसोलिथिक इज इक्वल टू माइक्रोलिथ टूल। ये बने होते थे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका से, चैल्केडोनी से और चर्ट से। ये ज्योमेट्रिकल शेप के भी होते थे और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के भी होते थे। पहले मैं आपको ये अलग अलग प्रकार के ये जो चीज़ है ये दिखाता हूँ। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका, ये होता है, ठीक है। उसके बाद चैल्केडोनी, ये मतलब इसको आप ऐसा पत्थर इमेजिन कर सकते हो, देख रहे ना बबल टाइप है इसके ऊपर स्ट्रक्चर है ना। फिर चर्ट, चर्ट को तो आप जानते ही हो, हरप्पन सिविलाइजेशन में आपने काफ़ी सुन रखा है इसको। ये चर्ट, हाँ, ज्योग्राफी में भी पढ़ा था हमने। ज्योमेट्रिकल शेप के भी, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के भी। अच्छा, और माइक्रोलिथ दिखा भी दूँ एक बारी। अब देख रहे हो कितने छोटे छोटे, ये देखो, ये उंगली है श्रेया हमारी, ये देखो। हाँ, सारे टूल्स इतने छोटे भी नहीं होंगे कि जितने हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होने लगे, छोटे होने लगे, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग शेप एंड साइजेस के ऑब्जेक्ट बनने लगे। ये देखो, और इनके रंग बिरंगे जो अवतार हैं, इससे ये चीज़ शो हो रही है ना कि बहुत सारे
चीज़ों से मिलकर बनाए जाते होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक साथ बनाए जाते होंगे, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका चर्ट, है ना, चलकटोनी, ये चीज़। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो माइक्रोलिथ्स अगर आपको कोई पूछे थे कौन सी एज के साथ एसोसिएटेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक या नियोलिथिक? मीजोलिथिक। क्या खास बात है इन टूल्स की? हाँ, तो छोटे छोटे काम करने के लिए काफ़ी हैंडी होते थे इंसानों के लिए, है ना। अब आपको अगर सब्जी काटनी है, आप नाइफ लेकर आओगे या तलवार लेकर आओगे, बताओ? नाइफ ना। एक बहुत बड़ा चाकू हो और अगर आप मेरे सामने सब्जी काट रहे हो उससे, तो दिल तो कांपेगा ना शरा मेरा कि इतने बड़े चाकू से सब्जी क्यों काट रही है। कोई बात तो नहीं। तो हर एक चीज़ हम लोग जैसे प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करते हैं ना मयूर, के हर एक चीज़ के लिए एक रिक्विजिट साइज का एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, है ना। हमें घर में कोई काम करवाना है किसी भी चीज़ का, सीमेंट का, इसका उसका, या कोई आपको दीवार में एक कील ठोकनी है, तो आप उसके लिए एक नॉर्मल साइज़ की ड्रिल मशीन लेकर आओगे ना। वो थोड़ी ना लेकर आओगे पूरा पूरा जेसीबी की खुदाई करने वाला बुलडोजर लेकर चले आओगे उसके लिए। बस यही जो थिंकिंग थी ना इंसानों के दिमाग में, ये इस एज में आने लगी। ये चीज़ क्या शो करती है, धीरे धीरे करके इंसान क्या हो रहा है, वो अपना थिंकिंग पैटर्न डेवलप कर रहा है ना। उसके साथ ही वो स्किल्ड भी बन रहा है, राइट। तो दे वर नॉट ओनली यूज एज टूल्स इन देमसेल्व्स बट वर ऑल्सो यूज टू मेक कॉम्पोजिट टूल्स। कॉम्पोजिट टूल का बेसिकली मतलब होता है मैं उसको ना खाली टूल की तरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जो मैंने बना लिया अब बस इसी को यूज़ करना है। हो सकता है मैंने जो ये बनाया है मैं इसको किसी और चीज़ में अटैच कर दूं और फिर मेरे पास एक फाइनल टूल बनेगा। जैसे स्पीयर हेड और एरो हेड। मैंने एक ये पत्थर बनाया माइक्रोलिथ, ये इसको ले लो, जो एम लिखा हुआ है ना इसको ले लो, ये बनाया। इसको मैं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्या करूँगा, इसको मैं फेंक कर किसी को मारूंगा, पता चला वो जानवर पीछे पड़ गया मेरे, मरेगा थोड़ी ना इससे। इसको मैंने अटैच कर दिया इस डंडे के आगे। अब ये काम का बन गया। अगर मैं अब इसको स्पीयर हेड या एरो हेड की तरह यूज़ करूँगा, अब चांसेस है ना कि जानवर मारा जाएगा। या फिर किसी पत्थर को ऐसे मैं किसी हैंडल पे अटैच कर दूँ अगर, तो मैं ये डिगिंग वगैरह के काम आ सकता है, ये स्किनिंग वगैरह के काम आ सकता है। बताओ। जैसा कि आपको यहाँ दिखा रखा है स्पीयर हेड, एरो हेड। स्पीयर हेड, एरो हेड, वन इज द सेम थिंग। तो समझिए कॉम्पोजिट टूल का मतलब बेसिकली क्या है। कॉम्पोजिट टूल का बेसिकली मतलब है इन एसोसिएशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स। कैसे इसको समझोगे? माइक्रोलिथ टूल को आपने अटैच करा,
ये बनेगा फाइनल टूल टू बी यूज्ड। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? और कुछ सिकल्स बनाने के लिए, जैसे कि अभी आपको मैंने बोला ना, खुदाई वाले टूल्स बनाने के लिए इसको अटैच कर कर, हैफ्टिंग का मतलब होता है अटैच कर कर किसी लकड़ी के हैंडल पर या बोन हैंडल पर। ठीक है? इसको इसी पे समझ जाओ। ये और देखो, ये सारे तरीके के, ये देख लो, मतलब ये वाला पत्थर यहाँ पर लगाया जा रहा है, इसको यहाँ लगाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के पत्थर जो है वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर। ठीक है? क्लियर है? अब माइक्रोलिथ जो एज थी वो कैसी थी? हंटर्स की एज थी, है ना? हर्डर्स भी यहाँ पर थे, लेकिन हंटिंग एक्टिविटी मेन थी। इसकी वजह से जो मेसोलिथिक मैन था, जो उस टाइम पे लोग थे, उनको आसानी हो गई कि वो छोटे छोटे जो जानवर हैं और जो चिड़िया हैं उनका आराम से शिकार कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अब बड़ा सा पत्थर लेकर जाओगे 20 किलो का, चिड़िया को कैसे मारोगे उससे? बताओ, तब तक भाग नहीं लेगी वो। और आप ये कह सकते हो कि शायद उस ज़माने में चिड़िया डम थी, वो इतनी जल्दी नहीं उड़ना जानती थी। ठीक है? आगे, व्हाट वाज वे ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक एज। यहाँ पर तो सारा हो गया हमारा। ये कुछ टूल्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाए। अच्छा, ये मेरे को बात बताओ, यहाँ पर एक ये पत्थर रखा हुआ है, स्टोन है, एंड स्टोन भी। इसका क्या काम? ये चटनी पीसने के काम आएगा। हाँ, तो क्या करोगे क्या इससे? अच्छा, देखो, स्टोन बी स्टोन ए पे घिसा जाएगा तो इसको और ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में शेप नहीं दी जा सकती। बताओ, समझ गए ना? बी को शेप देने के लिए, शार्प उसके एजेस बनाने के लिए ए के ऊपर घिसा जा रहा है। जैसे नाइफ होता है, आप समुद्र के किनारे से कोई भी एक पत्थर उठाओ या पहाड़ी इलाके में कोई पत्थर उठाओ जो कि पानी के बगल में हो, उस पर घिसो अपने चाकू को, वो शार्प हो जाता है। दो चीज़ें होती है ना, ब्लंट, और ब्लंट का अपोजिट क्या होता है? शार्प। इस पत्थर में अगर ब्लंट इफेक्ट आ गया है, उसको हटाने के लिए शार्प एजेस अगर दोबारा चाहिए तो ए के ऊपर घिसा जाएगा उसे। समझ गए? और जैसे कि आपने बोला, ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। नेचुरल चीज़ों से, जो भी घास वगैरह जो भी है, उससे एक पेस्ट बनाने के लिए, ये हम कैसे बोल सकते हैं? किसी ना किसी फॉर्म की लोग लेजर टाइम में, आपको पता है ना, एक रॉक आर्ट या रॉक पेंटिंग्स बनाते थे। वही नेचुरल चीज़ें यूज़ करके सारा का सारा, जिनको हम लोग कहते हैं अर्दन मटेरियल्स। वही, ये फूल तोड़ लिया, वो तोड़ लिया, उसका पेस्ट बना लिया। आगे वे ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक लोग जो थे वो सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते थे, along with occupying caves and open grounds।
गुफाओं में भी रहते थे और खुले मैदानों में भी रहते थे। सेमी परमानेंट मतलब, अब देखो जीवन का गुजारा कोई ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट यहाँ पर नदी मिल गई सिविलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। हाँ काइंड ऑफ एज कम्पेयर टू पेलियोलिथिक एज इतने ज़्यादा अब ये नोमैटिक नहीं रहे, ठीक है। थोड़ी बहुत जगह पर थोड़ी ज़्यादा टाइम तक ठहर जाते थे एज कम्पेयर टू पेलियोलिथिक एज, और वहाँ पर अपनी टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स भी बना लेते थे, कभी कभार गुफाओं के अंदर और कभी कभार गुफाओं के बाहर कुछ कच्चा हाउसेस वगैरह बनाकर तीली सीको और लकड़ियों वगैरह से। इनका जो सर्वाइवल था वो डिपेंड होता था शिकार के ऊपर, मछली पकड़ना, जो भी चीज़ें आसपास अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर्ब्स, श्रब्स, उसको कलेक्ट करना। और बाद में इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करा अलॉन्ग विद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, जिसकी वजह से आगे चलकर एक न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ इमर्ज होगी इनकी। और मेसोलिथिक एज को आप ना एक प्री कल्चरल टाइम का एरा भी कह सकते हो। इस जमाने के लोगों ने आग को यूज करा और अपने खाने को कभी कभार पकाकर भी खाते थे। अच्छा, which was the first animal to be domesticated? Wild ancestor of dog, है ना, डॉग। और तब से ही बहुत भरोसेमंद जानवर होता है ना। They buried the dead and sometimes with grave goods, जो कि सजेस्ट करता है कि दे हैड देयर बिलीव्स इन द लाइफ आफ्टर डेथ। और ये वाली परंपरा तो हड़प्पा में भी कैरी रहेगी आगे चलकर, है ना। उसके बाद यानी कि अगर हम लोग ये देखिए कि हड़प्पा के पास भी जो जो चीज़ें जो चलती हुई आई है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से बोरोड लेगेसी को फॉलो कर रहे होंगे ना। तो ये चीज़ ना, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, which served as a borrowed legacy for Harappans। क्योंकि जो चीज़ पहले से चली आ रही है वो बाद में जाकर देखने को मिले, तो हम यही तो कहेंगे ना कि ये इस ज़माने से उस ज़माने तक गई है। हड़प्पा भी आया नहीं, हम ये कहते इन्होंने हड़प्पा से बोरो करी है लेगेसी है, नहीं ना। borrowed legacy, it served as a borrowed legacy for हड़प्पन्स या इंडस वैली पीपल। उसके बाद दे हैड आर्टिस्टिक स्किल एंड मेसोलिथिक एरा में इन्होंने रॉक आर्ट को इनिशिएट करा। एंड सुगंधा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर दिया था हमें, ये जो पेस्ट बनाने वाला जो काम था, जिसकी वजह से मैंने आपको रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग के बारे में बताया ना, ये यहीं से आता था। भाई ड्राइंग करने के लिए, कुछ पेंट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना मुझे। क्या पानी या थूक लगा कर बनाएंगे ड्राइंग ये, और वो अभी तक सर्वाइव कैसे कर रही हैं। तो 1867 में पहली रॉक पेंटिंग्स इंडिया में डिस्कवर करी गई सोहागी घाट में। कहाँ पर? सोहागी घाट में। ये यूपी में आपको जो कैमूर हिल्स है वहाँ पर एक जगह देखने को मिलती है, एक साइट है सोहागी घाट। यहाँ से हमारे सामने क्या एक हमें चीज़ मिल गई आज कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कोई म्यूजियोलिथिक साइट है? जी हाँ है। कैमूर हिल्स को भी बोल सकते हैं अगर हम लोग सोहागी घाट यूपीएससी मेंशन ना करें तो, बिल्कुल। और प्रिसाइजली अगर दे दे सोहागी घाट, यस। 150 से ज़्यादा म्यूजियोलिथिक रॉक आर्ट साइट जो है पूरे भारत में डिस्कवर करी जा चुकी है। सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश बेल्ट में, सच एस भीमबेटका केव्स। ये मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ। सोहागी घाट की रॉक पेंटिंग ये बनी हुई है। एक ओरिजिनल व्यू लो सबसे पहले आप।
यहाँ पर बनी हुई हैं कुछ कुछ पेंटिंग्स, अभी दिख नहीं रही हैं। अब थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हंटिंग सीन्स को दिखा रहे हैं इनके, एनिमल्स जिसको डोमेस्टिकेट करते होंगे, मारते होंगे, उनको दिखा रहा है। उसके बाद भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में तो हर जगह सुनते रहते हो आप, एनसीईआरटी वगैरह में भी आपने काफ़ी सुना है, ठीक है। उसके बाद एमपी में कुछ जगहें हैं, खरवार, जावरा, कठोतिया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कुछ कुछ रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में सुंदरगढ़ और संबलपुर में, केरला में एक जगह है एस हुतुतु गुहा। अब यहाँ पर ना केरला के अंदर ना आप जैसे आगे चल के मैं आपको एनालिसिस दूंगा, एस हुतहु गुहा में, ये पूरे एक ही नाम है, ये गुहा अलग नहीं है, एस हुतु गुहा। यहाँ पर ना आपको मैं पहले दिखा देता हूँ आपको रॉक पेंटिंग। ये जगह है, यहाँ पर पहले इसकी ना टोपोग्राफी देख लो आप। ठीक है, इधर इक्की दुक्की जगह पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि रॉक पेंटिंग देखने को मिली है, लेकिन मिली है फिर भी, जो कि मेसोलिथिक एरा से बिलोंग करती है। इसको ना मारायूर भी कहते हैं, ठीक है, इस जगह को मारायूर भी कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग दो होती है, मारायूर YOOR या फिर YUR, ठीक है। और वैसे इसका नाम है एस हुतहु गुहा, या कई जगह कई बुक्स में आपको ये एस हुतहु गुहा भी मिलेगा। स्पेलिंग कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, कोई आपको मेंस में नहीं लिखनी है सब चीज़ें। मेंस में जो सिंपल चीज़ें आपसे एक दो एग्जांपल के तौर पे याद हो पाया करें, आप वही लिखना। बस ये सोच लेना एक एक चीज़ आपका एक एक सेकेंड लेकर जाती है, ठीक है। तो सिंपल रखना मेंस के आंसर राइटिंग को। एनिमल्स जो हैं आपको बड़े सारे मेसोलिथिक रॉक आर्ट जैसे भी मैंने आपको दिखाई, एनिमल्स डोमिनेट द सीन ना, चाहे हंटिंग वगैरह हो या फिर अलग से बनाए गए हों। जानवर काफ़ी सारे बनाए ना इन्होंने पेंटिंग में। बड़ी सारी जगह में ना एक चीज़ कंफ्यूज करती है लोगों को, जैसे आप ये देख लो, भीमबेटका में यहाँ पर कुछ जैसे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो अगर डिटेलिंग जाओ यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, मैं इस इमेज की बात नहीं कर रहा। बड़ी सारी रॉक पेंटिंग्स में ना जैसे जो क्लियर नहीं है, थोड़ी सी धुंधली हो चुकी हैं, तो कई लोगों को ये लगता था कि स्नेक को भी डिपिक्ट करा गया है, लेकिन बाद में हिस्टोरियंस ने अच्छे से प्रिसाइज फॉर्मेट में सारी मेसोलिथिक जो साइट्स हैं, 150 साइट्स हैं उत्तर की रॉक पेंटिंग्स को स्टडी करा, और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कोई भी सांप डिपिक्ट नहीं है मेसोलिथिक पेंटिंग में। ये पहले चल रहा था, ये पहले ना एक डिबेट चल रही थी बहुत साल पहले,
मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, जनरल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं कि एक डिबेट चल रही थी हिस्टोरियंस के बीच में कि क्या स्नेक्स भी हैं क्या इन पेंटिंग में। नहीं, स्नेक नहीं। और कुछ जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो मैं आइडिया देती हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, कहीं पर कुछ योगिक फॉर्म में या कुछ बन रखा होगा, along with reflecting the division of labor on the basis of gender। ये हिस्टोरियंस की वेल रिसर्च वर्क जो है उसमें आपको देखने को मिलता है, ये उनकी एक इंटरप्रिटेशन है। अब ये चीज़ पेंटिंग देखकर हम सीख पाएँ, हम जान पाएँ कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे देखने को मिलता है और इनको कैसे पता कि कौन सा मेल है क्या फीमेल है। तो वो हिस्टोरियंस की ये एक इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, दे गिव अस आइडियाज। एक हमें बस आइडिया लग सकता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस जो है इस टाइम पर डेवलप हो गई थी। देयर वॉज डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि कुछ काम सिर्फ कौन करेंगे, मेल्स, और कुछ काम फीमेल्स। ये है भिमबेटका केव पेंटिंग, जो पेंटिंग्स है भिमबेटका की, ये हमें दिखाती है वेरियस एनिमल्स डेट वर हंटेड, और इसके लिए मर्द और औरत साथ में जाते थे। अलॉन्ग विथ हंटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये किस तरीके से एनिमल को ट्रैप करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, नाचते गाते थे और फूड कलेक्शन करते थे प्लांट क्रॉप्स से, प्लांट क्रॉप्स की फॉर्म में। तो मैप अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पहले हम लोग चलो साइट्स पढ़ लेते हैं यहाँ से। कुछ इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स राजस्थान में, बगोर साइट ऑन रिवर कोठारी, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा एविडेंस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हमें अर्ली एविडेंस मिलता है फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इन सबसे पहला एनिमल कौन सा टू बी डोमेस्टिकेटेड? डॉग। उसके बाद महादाहा यूपी में, यहाँ पर हमें बोन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इंक्लूडिंग एरो हेड एंड बोन ऑर्नामेंट्स। अभी हमने पढ़े थे ना वो कॉम्पोजिट टूल्स, याद है? उसके बाद ये लोग कुछ गहने जेवर भी पहनते थे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बोन। ऑर्नामेंट्स पहनने वाली चीज़ होती है कि नहीं होती है ज्वेलरी की फॉर्मेट में, हड्डियों के पहनते थे और एरोहेड्स मिल रखे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ब्यूरियल भी मिल रखा है, जहाँ पर एक मर्द और एक औरत साथ में गड़े हुए हैं। ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है? हाँ, तो एक साथ रहते हुए मतलब गड़ जाएंगे साथ में। क्या लिव इन रिलेशनशिप? अरे यार, एटर्नल लव।
नहीं नहीं, अरे मेरा पर्सपेक्टिव नहीं, ये लिखना चाहिए हमें सीरियसली, मतलब सीरियसली देखो, अगर साथ में गड़े गए हैं तो ये शो करता है कि हाँ भाई प्यार करते थे। और ऐसा नहीं है कि साथ में गाड़े गए जो भी हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि बीवी मर गई, उसके बाद मतलब उसी ग्रेवयार्ड में फिर मर्द को दफन करा जा रहा है, या मर्द पहले मर गया तो उसी ग्रेवयार्ड में फिर बीवी को दफन करा जा रहा है। ये शो करता है जैसे आज के टाइम में हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये सिंदूर लगाकर 7 बार रिंगा रिंगा रोजेस करके वो 7 जन्मों का बंधन, वो भी तो यही शो करता है एटर्नल लव, कि एक जन्म वैसे झेलना ही बहुत मुश्किल होता है, 6 जन्म के लिए और चिपकी रहेगी बीवी, है ना, सेम शक्ल। तो ये भी एक एटर्नल लव है। और एटर्नल लव में क्यों कह रहा हूँ, अगर ये उसके साथ गाड़े जा रहे हैं, जो भी गाड़े जा रहे हैं, तो लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट तो है इसका मतलब। कभी भी किसी के ब्यूरियल में किसी को साथ, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो साथ गाड़ा जा रहा है, ज़रूरी है। अगर यहाँ पर श्रेया गाय भैंस भेड़ बकरियाँ गाड़ी जाती तो आप कहते थे बड़े अच्छे थे कि हाँ अगले जन्म में एक्सपेक्टेशन है कि कैटल वगैरह के साथ जाए। लेकिन लोगों ने अगर बीवी गाड़ी है तो ये भी तो एक्सपेक्टेशन है कि ये बीवी भी इसके साथ जाए, अगले जन्म में ये बीवी बने इसकी। तो ये चीज़ ये शो करता है क्या, हाँ। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में ग्रेवयार्ड के बारे में बता रहा हूँ, एटर्नल लव, ठीक है। उसके बाद लंगनाच डिस्ट्रिक्ट महसाना इन गुजरात एंड इन द कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर यूपी। यहाँ पर आपको ये 2 जगह है, ठीक है। मिर्ज़ापुर का नाम तो आप जानते ही होंगे, और महसाना और लंगनाच, ये गुजरात में, मिर्ज़ापुर यूपी। हालांकि पॉटरी यहाँ पर एब्सेंट है बहुत सारी मेसोलिथिक साइट्स पर, मेसोलिथिक एज में आपको पॉटरी के एविडेंसेस नहीं मिलते, लेकिन गुजरात और यूपी की यहाँ पर इन साइट्स पर आपको, मतलब ये तो डिस्ट्रिक्ट हो गई ना, साइट को अगर मैं आपको बताऊं, मिर्ज़ापुर कैमूर रीजन में और लंगनाच गुजरात में, यहाँ पर आपको पॉटरी के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, तिरने वैली या तिरुने वैली जिसको बोलते हैं तमिलनाडु में, बीरबहारपुर वेस्ट बंगाल में, लंगनाच नियर गुजरात, और सराई नहर राय नियर इलाहाबाद प्रतापगढ़ एरिया। इन सारी जगहों पर ये जो है ये भी एक प्रोमिनेंट साइट्स हैं, क्योंकि वो आपको 150 साइट्स तो आप एक साथ दे नहीं सकता, तो कह रहा है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि एसोसिएटेड है विथ मेसोलिथिक एज। लेकिन इन सारी साइट्स में कॉमन बात क्या होगी बताओ। यहाँ पर जैसे कुछ कुछ जगह पर रॉक पेंटिंग है, किसी जगह पर पॉटरी है, पॉटरी एब्सेंट है, कहीं बोन ऑर्नामेंट्स है, कहीं बोन ऑर्नामेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी सारी जगह पर एक कॉमन बात क्या है, कोई भी मेसोलिथिक साइट उठा लो, एक कॉमन बात तो मिलेगी मिलेगी, बताओ। अरे वाह 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 वाह, ये वो बोल दो ना, सर हवा चल रही होगी, बरसात होती होगी हर जगह पर। माइक्रोलिथ्स, ठीक है। श्रेय ये बोल दो ना, ये तोते कौआ मैंने हर जगह मिलते होंगे सर, हवा चलती होंगी, है ना, बारिश होती होगी, घास होती होगी, कुत्ते घूम रहे हैं, है ना, मर्द और औरत हर मर्द और औरत मिलेंगे हर रीजन में। उसके बाद इस पॉइंट को वैसे मेंशन कर लेना, मतलब देखो थोड़ा सा भावुक होकर मैंने एटर्नल लव लिख दिया, एटर्नल लव नहीं, लेकिन हाँ एक लव इन रिलेशन भी, या एक आप ऐसा कह सकते हो, अच्छा वर्ड दो अगर एटर्नल लव लिखना ठीक नहीं लगा, देखो एक पीसफुल बॉन्ड लिख सकते हो आप, पीसफुल लविंग बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड वाइफ। पीसफुल नहीं होता तो ये बोलकर जाता ना पहले, किसी के साथ भी गाड़ देना, सरामजादी के साथ मत गाड़ना मुझे, चाहे बाहर छोड़ आना चाहे भले। हाँ ये भी हो सकता है, वेरी गुड,
हमारी श्रेया जी एक बहुत अच्छा वर्ड बता रही है कि एक दूसरे को मार दिया और लड़ते लड़ते ये भी हो सकता है। एक था टाइगर है, गोलियों की रासलीला रामलीला। बाला मारा, सही बात है। ये भी ये एज ये दिखाती है है ना कि मोहब्बत एक बड़ी चीज़ है, देखो। अच्छा, अब साइट के बारे में अगर क्या कह रहे हो, लॉयल्टी मेजोलिथिक एज में भी देखने को मिल रही है लेकिन 2023 में नहीं है। तो दोस्तों बड़े ही दुख के साथ नहीं ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक बात बतानी है आपको कि मेजोलिथिक जो साइट्स हैं इंडिया के अंदर, या ये सारी जितनी आपको डार्क डॉट में जो दिख रही हैं ये ब्लैक कलर की, आपको ये एक बार के लिए याद करनी है। आई नो बहुत बर्डन सब टास्क है ये, और प्री स्टोरेज एज से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। बर्डन सम टास्क इस बात के ऊपर भी है यार, ये साइट को याद करने से भी कुछ नहीं होगा ना, आपको बेसिकली ये भी करना है कि आपको इनका करंट स्टेट क्या है, कहाँ देखने को मिलती हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि ये पटने कहाँ पर है, पाछड़ कहाँ पर है, कौंदापुर कहाँ पर है। मैं भी आपके साथ ये लिस्ट शेयर करूँगा, डोंट वरी, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार के लिए आप ये मेहनत करो, अभी मत करना, इसको बैठकर आप वीकेंड पे कर सकते हो। या फिर एक और अच्छा आइडिया दूँ अगर मैं आपको, पहले आप पूरा अपना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का बेस बना लो। अभी से प्रिपेयर करके भी ऐसा कुछ होगा तो है नहीं कि आपको प्रीलिम्स तक ये याद रह जाएगा। रिवीजन के टाइम पर बाद में ये बना लेना, जितने आप में से लोग ये लेक्चर को देख रहे हैं। और श्रेया, मयूर, सौगंधा, हम सब क्या करेंगे, श्रेया जैसे अक्टूबर आएगा ना, उसके बाद ना हम जब कॉन्वर्सेशन करा करेंगे ना, तब हम इसमें एक दूसरे की बेइज्जती करा करेंगे कि बताओ पहले चैप्टर था तो मैं यही नहीं पता कि पैसरा कहाँ पर है ना, आदमगढ़ कहाँ पर है, आज के टाइम में बताओ इसको क्या बोलते हैं। फिर उस टाइम पर ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। तो इसमें काम कर सकते हो, बगल में बुक में यहाँ पर, अगर जैसे अभी ये वाला काम नहीं करना है, वीकेंड पे काम करना है, आपकी मर्जी, मैं आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक किसी भी कलर का एक साइड में इसमें एक बड़ा सा स्टिकी नोट लगा लो जो इस पेज के बाहर तक आ रहा हो, ताकि ये पता लग जाए। कुछ ऐसा एक रिमार्क या एक कलर ज़रूर रखा करो अपनी बुक में कि यार ये पेज ऐसा है जो मुझे देखना नहीं। जैसे मैं अपनी बुक में लक्ष्मीकांत का पहले चैप्टर में हमेशा लगा कर रखता हूँ, मुझे वो सारे एड्स आई एग्री, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, मुझे वो चैप्टर याद नहीं होता। मैं प्रीलिम से 10 दिन पहले ही उस चैप्टर को याद करके जाता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, इनफैक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स मुझे याद नहीं होते। पूरे साल याद करके कर भी क्या लूँगा मैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती जो फ्रेश याद में एंड में करता हूँ, जैसे वेटलैंड की साइट्स हो गई, या फिर कुछ एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, कुछ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो वो सब चीज़ें एंड के लिए होती हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर, अगर अभी बनाना ना चाहो बनाकर रख लो, आपकी मर्जी। याद करने का काम लेकिन